फ्रेंड्स, आज हम लोग सी प्लस प्लस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस। ये टॉपिक यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। यूनिट 3 में जो इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस है उसका लास्ट टॉपिक है मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस। आज से पहले वाली क्लास में हम पढ़े थे स्ट्रीम्स इन सी प्लस प्लस एंड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन सी प्लस प्लस। इन दोनों क्लास के बारे में आज हम पढ़ेंगे मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस। चलिए, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस। हेलो, मेरा नाम कुमार किशन चंद्र है। मैं मांडवी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ और मैं पढ़ता हूँ मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस से। मैनिपुलेटर्स क्या है सी प्लस प्लस में, मैनिपुलेटर्स का क्या अर्थ है, डिफाइन ऑफ मैनिपुलेटर, वेरियस टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर्स और इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे। हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज और किस किस टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस बारे में हम लोग पहले जान लेते क्या क्या चीज़ के बारे में जानना है और इसमें क्या चीज़ को डिफाइन करना, किस बारे में कैसे क्या करें। तो चलिए इसका एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कंटेंट कहते हैं। आज का क्या क्या टॉपिक का कंटेंट है इसको देख लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं आज का कंटेंट है। पहला टाइटल है, टॉपिक टाइटल है मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में मैनिपुलेटर्स किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेंगे और इस आज देखते हैं कौन कौन सा कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कंटेंट है डिफाइन मैनिपुलेटर्स, डिफाइन और इंट्रोडक्शन ऑफ मैनिपुलेटर्स। ठीक, आज इसके बारे में जानेंगे। दूसरे इसमें है, इस टॉपिक के अंदर दूसरा सब टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स का कितना टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर्स का कितना टाइप होता है इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे हम लोग क्या क्या इसका एग्जाम्पल्स ऑफ मैनिपुलेटर्स, एग्जाम्पल्स भी जानेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ मैनिपुलेटर्स का हम लोग एग्जाम्पल्स भी जानेंगे, कैसे कैसे इसका क्या क्या इसका एग्जाम्पल होता है। इन सारे चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे या डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक को हम लोग का मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस, ये तो मेरा टाइटल हो गया। अब हम लोग इसमें जानते हैं डिफाइन और इंट्रोडक्शन ऑफ मैनिपुलेटर। जो हम लोग का पहला आज का टॉपिक है डिफाइन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैनिपुलेटर्स। पहले जानते हैं मैनिपुलेटर्स का अर्थ क्या होता है। मैनिपुलेटर्स का अर्थ होता है हिंदी मीनिंग में हेल्पिंग ईच अदर, यानी हेल्पिंग, किसी चीज़ को हेल्प करना या कोई भी हेल्पिंग मतलब कोई चीज़ हम लोग का हेल्प करने के लिए जो डिवाइस हम लोग को हेल्प करे किसी चीज़ में अच्छे करने के। जैसे हम लोग को कहीं बात करते हैं तो उसमें कौन सा डिवाइस हम लोग को हेल्प करता है, यानी वो मोबाइल हेल्प करता है कहीं भी बात करने से, या टेलीफोन हेल्प करता है कहीं बात करने से। यही हुआ मैनिपुलेटर्स का लिटरली मीनिंग मतलब। अब हम लोग जानते हैं मैनिपुलेटर्स का कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैनिपुलेटर्स को क्या करते हैं। Manipulators are helping function
Manipulators are helping function that can be modified, or change the value of variable, that can be modified or change the modify the input or output, that can be modify the input and output stream, that can be modify the input and output streams। ठीक, मैनिपुलेटर्स आर हेल्पिंग फंक्शन दैट कैन मॉडिफाई द इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। मॉडिफाई एक हेल्पिंग फंक्शन है। मॉडिफाई एक ऐसा फंक्शन है जो कि हेल्प करता है हम लोग को इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम को चेंज करने में। इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम क्या हुआ? इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम इसके पहले हम लोग पढ़े थे सी एन और सी आउट। सी एन और सी आउट के फंक्शन में, सी एन सी आउट के फंक्शन में कुछ चेंजेस करने में हम लोग को मैनिपुलेटर्स हेल्प करता है। मैनिपुलेटर का फंक्शन जो है वो हेल्प करता है सी एन सी आउट के कुछ भी थोड़ा सा उसमें चेंजेस या उसमें मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, इट डज नॉट मीन दैट it does not mean that we change the value of variable. It does not mean that we change the value of variable। ठीक है, मैनिपुलेटर्स एक हेल्पिंग फंक्शन है जो कि मॉडिफाई करता है इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम के फंक्शन को मॉडिफाई करता है कुछ आगे और भी ज़्यादा अच्छे से यूज करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग वैल्यू और वेरिएबल जो लिखे हैं उसको चेंज कर दें। मैनिपुलेटर्स उसको चेंज नहीं करता, ये सिर्फ चेंज नहीं करता है, मॉडिफाई और चेंजेस में अंतर होता है। ठीक है, मॉडिफाई मतलब इसको हटा के इसको कर देता है, पर चेंज पूरे तरह से प्रोग्रामिंग का पूरा चेंज नहीं करता है, यानी वैल्यू और वेरिएबल को नहीं चेंज करता है। ये सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट जो स्ट्रीम होता है उसको चेंज करता है। इट ओनली मॉडिफाई द आईओ स्ट्रीम यूजिंग फंक्शन। इट ओनली मॉडिफाई द IO stream using insertion and extraction operator। ये जो है इंसर्शन और ये जो आईओ स्ट्रीम, इट कैन ओनली मॉडिफाई द आईओ स्ट्रीम यूजिंग इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये जो है आईओ स्ट्रीम में जो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का जो यूज करते हैं उसमें ये कुछ मॉडिफिकेशन करता है, यानी उसमें फुल्ली मॉडिफिकेशन नहीं करता, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन ये करता है और उसके बाद उसी मॉडिफिकेशन के आधार पर ये
क्या करता है और भी काम करता है उस प्रोग्राम में। अगर उस प्रोग्राम मॉडिफिकेशन की, अगर किसी प्रोग्राम में अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है तभी हम लोग मैनिपुलेटर्स का यूज करते हैं। अगर उस प्रोग्राम में हमको मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं हुई तब हम लोग मैनिपुलेटर्स का यूज नहीं करते। मैनिपुलेटर्स का वही यूज किया जाता है जहाँ प्रोग्रामिंग में कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत हो, ठीक है। और मॉडिफिकेशन में भी क्या, मॉडिफिकेशन में ये नहीं कि हम लोग आपको पूरा जो वैल्यू डिक्लेयर किए हैं या जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं या जो भी फंक्शन डिक्लेयर किए, इट्स मीन जो ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर किए हैं उस पूरे ऑब्जेक्ट या वैल्यू या वेरिएबल को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ चेंज करते हैं तो उसके आईओ स्ट्रीम के फंक्शन, आईओ स्ट्रीम में जो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फंक्शन को यूज करते हैं, सिर्फ उसको हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, उसके बाद कोई चेंज और बाकी चेंजेस उसमें हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिफिनीशन, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ मैनिपुलेटर्स। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर्स। हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स का कितना टाइप होता है ये हम लोग जानते हैं। पहला टाइप होता है मैनिपुलेटर्स विथ आर्गुमेंट्स। मैनिपुलेटर्स पहला टाइप होता है मैनिपुलेटर्स विदाउट आर्गुमेंट, और दूसरा टाइप होता है मैनिपुलेटर्स विथ आर्गुमेंट। ठीक है, यही दो टाइप्स मैनिपुलेटर्स को होता है। पहला टाइप होगा विदाउट आर्गुमेंट और दूसरा टाइप होगा विथ आर्गुमेंट मैनिपुलेटर्स का। अब हम लोग जानते हैं मैनिपुलेटर्स विदाउट आर्गुमेंट क्या होगा। मैनिपुलेटर्स विदाउट आर्गुमेंट का मतलब हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिपुलेटर, it is the most important manipulators, it is the most important manipulators defined by the IO stream function. ये मैनिपुलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेटर्स है जो कि आईओ स्ट्रीम फंक्शन आपका डिफाइन करता है। आईओ स्ट्रीम फंक्शन यानी इनपुट आउटपुट फंक्शन जिस मैनिपुलेटर्स को अपने से डिफाइन करता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेटर्स होता है, उसी मैनिपुलेटर्स को हम लोग मैनिपुलेटर्स विदाउट आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आईओ स्ट्रीम फंक्शन लाइक, अब हम लोग इसमें देखते हैं ये कौन कौन सा मैनिपुलेटर्स होता है जिसको कि ये डिफाइन करता है। मैनिपुलेटर्स विदाउट आर्गुमेंट आर गिवन बिलो। पहला आता है int L फंक्शन, दूसरा आता है int फंक्शन और तीसरा आता है फ्लश फंक्शन और चौथा आता है आपका WS फंक्शन।
ठीक है, यही 4 फंक्शन है जो कि आपका मैनिपुलेटर्स विदाउट आर्गुमेंट जो है यूज करता है और इसी में सारा डिफाइन रहता है। पहला देखते हैं इंट एल फंक्शन क्या होता है। इंट एल फंक्शन का क्या मीनिंग होता है। It defines the O string. It defines a O स्ट्रीम, यानी ये जो है आउटपुट स्ट्रीम को डिफाइन करता है। इट इज यूज टू इंटर ए न्यू लाइन। इट इज यूज टू इंटर अ न्यू लाइन। इट इज यूज टू इंटर अ न्यू लाइन। It forces all the output return on the screen. It forces all the output return in the screen. Return in the screen on the output file. अब देखिए इसका मतलब हम लोग समझते हैं। It defines a O stream, मतलब ये जो है O stream में डिफाइन होता है, यानी आउटपुट स्ट्रीम जो सी आउट स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम जो सी आउट स्ट्रीम है उसी में ये डिफाइन होता है। इट इज यूज टू इंटर ए न्यू लाइन। इसका यूज करते हैं हम लोग न्यू लाइन को इंटर करने, यानी जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें अगर लास्ट में सी आउट स्लैश इंट एल अगर लिख देते हैं, सी आउट स्लैश इंट एल अगर हम लोग लिख दिए तो ये जो इंट एल है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। और न्यू लाइन में आने के बाद ये नेक्स्ट जो हम लोग का आर्गुमेंट होगा या नेक्स्ट जो हम लोग का आइडेंटिफायर होगा या नेक्स्ट जो भी हम लोग का होगा उसको नेक्स्ट आर्गुमेंट को लिखने के लिए हम लोग को नया लाइन ये इंट एल प्रोवाइड कर देता है। यानी अगर हम लोग इंट एल का प्रयोग नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग में, जहां अगर इंट एल का प्रयोग हम लोग नहीं किए तो जो हम लोग लिखेंगे वो लगातार एक लाइन में ही लिखाते जाएगा। सपोज आप लोग मानिए अगर हम लोग जब हम लोग वर्ड में कोई चीज लिखते हैं तो वर्ड में कोई चीज लिखने के लिए हम लोग इंटर प्रेस करके न्यू लाइन लेते हैं, ठीक है। जब एक लाइन पूरा हो गया तब न्यू लाइन लेने के लिए हम लोग इंटर को प्रेस करते हैं तब न्यू लाइन आता है। ठीक उसी प्रकार जब प्रोग्रामिंग में कोई आर्गुमेंट या कोई चीज भी लिखना होता है, कोई चीज भी लिखना होता है तो अगर हम लोग न्यू लाइन उसके लिए नहीं लिए तो वो एक ही लाइन में लिखा जाएगा और उसके बाद वो समझ में नहीं आएगा, वो क्या लिखा हुआ है वो समझ में हम लोग को नहीं आ पाएगा या नेक्स्ट यूजर को समझ में नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हम लोग न्यू लाइन को लेते हैं और न्यू लाइन को लेने के बाद वो इंट एल का प्रयोग करने के बाद ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन में आ जाता है। न्यू लाइन में आने के बाद वो उसको नया लाइन में नया आर्गुमेंट को फिर से लिखना शुरू करता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल आप लोग को हम देते हैं, तो अगर हम लोग कोई प्रोग्रामिंग बनाए उसमें सी इन इंटर फर्स्ट नंबर और सी इन इंटर सेकेंड नंबर, कहने का मतलब और सी आउट दिए हम लोग सम ऑफ ऑल द नंबर, यानी अगर हम सी इन इंटर द फर्स्ट नंबर 1 दिए और सी इन इंटर द सेकेंड नंबर 2 दिए, अगर इंटर द फर्स्ट नंबर 1 2 एक साथ लिखा गया, अगर वहां इंट एल का प्रयोग नहीं किए तो अगर 1 2 एक साथ लिखा गया तो वो क्या होगा, तो 12 हम लोग को पता चलेगा। इसलिए
अगर हम लोग सी आउट में इंट एल का उस समय हम लोग प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या होता है, इन सी आउट में इंट एल का प्रयोग तब 1 जो है फर्स्ट लाइन में लिखाता है, 2 फर्स्ट सेकंड लाइन में लिखाता है, उसके बाद थर्ड लाइन में जाके दोनों को जोड़ दिया जाता है, तब फोर्थ लाइन में वो हम लोग को उसका सम फुल सम उसका जो आता है आउटपुट वो आता है, यानी यही इंट एल का प्रयोग होता है। अगर उस समय हम लोग इंट एल का प्रयोग नहीं करेंगे तब क्या होगा, वहाँ एक ही लाइन में सारा चीज लिखा जाएगा, वो क्या हुआ, क्या उसका सम हुआ, क्या उसका आउटपुट आया, ये सारा चीज हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम लोग न्यू लाइन के लिए इंट एल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इतना ही। और अब नेक्स्ट आता है इंस फंक्शन। इंस फंक्शन क्या होता है, इट ऑल्सो डिफाइंड इन ओ स्ट्रीम। ये भी जो है ओ स्ट्रीम में डिफाइन किया गया है। And it insert a null character, and it insert a null character into the output stream. Into the out O stream. ठीक है, इंड मतलब क्या होता है, इंड मतलब होता है समाप्त हो जाना, यानी खत्म हो जाना। ये जो है आउटपुट स्ट्रीम में डिफाइन किया गया है। इसमें जो है नल कैरेक्टर डिफाइन रहता है। नल कैरेक्टर मतलब जीरो कैरेक्टर, नल का अर्थ होता है जीरो कैरेक्टर। इसमें जो है जीरो कैरेक्टर डिफाइन पहले से रहता है, नल कैरेक्टर बोल दिया गया, जीरो कैरेक्टर डिफाइन रहता है। ये आउटपुट स्ट्रीम में जब हम लोग को प्रोग्राम खत्म करना रहता है, यानी उस लाइन से नेक्स्ट लाइन में हम लोग को नहीं आना रहता है, यानी वो प्रोग्राम को वहीं खत्म कर देना होता है, तब हम लोग इन स्ट्रीम का यूज करते हैं, यानी इंट्स फंक्शन का यूज करते हैं ताकि वो प्रोग्राम खत्म हो जाए। इंट्स मतलब ही होता है खत्म होना, वो प्रोग्राम खत्म हो जाए, वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर पावे, इसीलिए हम लोग इंट्स फंक्शन का यूज करेंगे और उससे ही वो प्रोग्राम खत्म वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं WS फंक्शन पर। यह अब हम लोग जानते हैं ये WS फंक्शन क्या है। ये WS फंक्शन किसको कहते हैं? इट यूज्ड इन स्ट्रीम, इट यूज्ड इन स्ट्रीम। ये जो है इनपुट स्ट्रीम में यूज किया गया है, एंड इट इज यूज्ड टू इग्नोर व्हाइट स्पेस इन स्ट्रिंग सीक्वेंस, एंड it is used to ignore white spaces in the string sequence, in the ठीक है। इट इज यूज्ड इन स्ट्रीम, इन स्ट्रीम का मतलब होगा इनपुट स्ट्रीम। इसको हम लोग आई इनपुट स्ट्रीम यानी
सी इन भी बोलते हैं। सी इन यानी इसको हम लोग सी इन में यूज करते हैं, इनपुट स्ट्रीम में इसको हम लोग यूज करते हैं। और डब्ल्यू एस मतलब डब्ल्यू एस का फुल फॉर्म क्या हुआ यहाँ, व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेस यानी व्हाइट स्पेस कहने का मतलब जब हम लोग स्पेस बार की दाब के, हम लोग कंप्यूटर में जैसे स्पेस बार की दाब के स्पेस देते हैं एक दूसरे के बीच में, उसी स्पेस को खत्म करने के लिए हम लोग WS फंक्शन का यूज करते हैं। अगर हम लोग WS फंक्शन का यूज कर दिए किसी भी प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम में व्हाइट स्पेस यानी स्पेस नहीं होगा, वो लगातार लिखाते चला जाएगा विदाउट एनी स्पेस। विदाउट एनी स्पेस वो लिखाते चला जाएगा, इसीलिए हम लोग व्हाइट स्पेस का यूज करते हैं। बहुत जगह जरूरत होता है व्हाइट स्पेस का, नहीं बहुत जगह यानी स्पेस का जरूरत नहीं होता है, बहुत सेंटेंस में स्पेस का जरूरत नहीं होता है। वहीं ऐसे ही सेंटेंस में हम लोग WS फंक्शन का यूज करते हैं जहां की स्पेस का जरूरत ना हो। ठीक, अब हम लोग आते हैं फ्लश फंक्शन पे। लास्ट फंक्शन इसका है फ्लश फंक्शन। अब हम लोग आते हैं फ्लश फंक्शन। फ्लश फंक्शन क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड इन आईओस्ट्रीम। इट इज ऑल्सो डिफाइंड in stream. It is also defined in stream. फ्लश फंक्शन भी जो है आपका इन स्ट्रीम में डिफाइन किया है। इट फ्लशेस द आउटपुट स्ट्रीम। इट flushes the output stream on the screen. ठीक, ये जो है ये फ्लश स्क्रीन, इस फ्लश जो है ये आउट इनपुट स्ट्रीम में इसको भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जो है आउटपुट स्ट्रीम को फ्लश कर देते हैं, यानी आउटपुट फ्लश मतलब क्या हुआ, खत्म कर। ये आउटपुट स्ट्रीम को कुछ अगर हम लोग फ्लश नहीं करेंगे, मतलब आउटपुट स्ट्रीम को अगर हम लोग चेंज करना हो, उस आउटपुट को अगर हमको चेंज करना हो तो उसका कुछ और भी आंसर आएगा उस आउटपुट का, तब हम लोग फ्लश का यूज करते हैं, फ्लश फंक्शन का यूज करते हैं। फ्लश फंक्शन का यूज करके उस आउटपुट को कुछ देर के लिए स्क्रीन पर उसको चेंज कर देते हैं, यानी उसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फ्लश आउटपुट सेम होता है बट कुछ देर के लिए वो रियल टाइम स्क्रीन पर मतलब दिखता नहीं है, यानी उसको छिपाने के लिए, उस आउटपुट को हम लोग को हाइड करने के लिए हम लोग फ्लश फंक्शन का यूज करते हैं। वो फ्लश फंक्शन का यूज करने के बाद वो आउटपुट कुछ देर के लिए हाइड हो जाता है स्क्रीन पर ही, पर वो रियल टाइम में वो दिखता। रियल टाइम कहने का मतलब जब वो फंक्शन शुरू हुआ उस समय वो दिखता नहीं है, उसके बाद वो दिखता है, उसी को हम लोग रियल टाइम कहते हैं। ठीक है, अब एक प्रोग्रामिंग के सहायता से हम इसको देख लीजिए क्या होता है। ये प्रोग्रामिंग है। पहला हम लोग लिखेंगे इंट मेन फंक्शन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इज स्ट्रिंग आई स्ट्रिंग
उसके बाद प्रोग्रामर लिखेंगे, उसके बाद गेट लाइन लिखेंगे, उसके बाद str लिखेंगे, std लिखेंगे, उसके बाद ws लाइन लिखेंगे, और नेक्स्ट में लिखेंगे cout लाइन और int l। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे cout लाइन और int l। उसके बाद फिर लिखेंगे cout na। उसके बाद फिर लिखेंगे cout b int l और cout c int l। ठीक है, ये लिखेंगे। अगर आप लोग को यहाँ होता होगा, हम लोग ये str क्यों लिखे, यहाँ str हम लोग ing स्ट्रिंग str इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ विदाउट इग्नोर ऑल दी जो वाइड स्पेस है यहाँ उसको इग्नोर करने के लिए हम इस फंक्शन को यहाँ यूज किए हैं। ठीक है, उसके बाद गेट लाइन str ये वाला हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये लिखने के बाद हम लोग का जो प्रिंटिंग होगा, आउटपुट जो प्रिंट होगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करने के लिए ऐसा हम लोग लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ इंट मैनिपुलेटर का यहाँ यूज किए, इंट मैनिपुलेटर का यूज किए हैं। उसके बाद नल कैरेक्टर, लास्ट में हम लोग नल कैरेक्टर को ऐड किए हैं। ठीक है, यही प्रोग्राम है जो विदाउट आर्गुमेंट मैनिपुलेटर्स विदाउट आर्गुमेंट का यही प्रोग्राम है जो कि दिखाता है हर एक स्टेज में तीनों जितना हम चारों मैनिपुलेटर्स का विदाउट आर्गुमेंट्स का चारों मैनिपुलेटर्स का ये प्रोग्राम यूज होके वहां दिखलाता है क्या क्या इसका यूज है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका मैनिपुलेटर्स विथ आर्गुमेंट। मैनिपुलेटर्स विथ आर्गुमेंट। अब हम लोग आते हैं मैनिपुलेटर्स विथ आर्गुमेंट। मैनिपुलेटर्स विथ आर्गुमेंट में हम लोग आते हैं सम ऑफ द मैनिपुलेटर्स are used with the argument। बहुत सा मैनिपुलेटर्स जो है आर्गुमेंट के साथ भी यूज होता है। उस मैनिपुलेटर्स को हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सा मैनिपुलेटर्स है जो आर्गुमेंट के साथ यूज होता है। पहला मैनिपुलेटर है SETW। It is used
set the field within output operator is used to set the field set the fields within output operator. ये जो है STW फंक्शन का यूज करके हम लोग आउटपुट ऑपरेटर का फील्ड को हम लोग सेट करते हैं। एक अच्छे से फील्ड का सेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके लेफ्ट का यूज करते हैं। लेफ्ट मतलब होता है बायां। बायां का हम लोग यूज करते हैं। जस्ट आउटपुट को लेफ्ट में लेने के लिए हम लोग लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। उसके राइट का यूज करते हैं। it adjust output right। राइट यानी हम लोग को ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट तरफ आउटपुट लेना है तो लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। राइट तरफ आउटपुट लेना है तो राइट फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद अपर केस में यानी सारा जो भी हम लोग लिखे हुए हैं, जो भी फंक्शन हम लोग स्मॉल केसेस में या सेंटेंस केस में लिखे हुए हैं, उस सारे केस को अपर केस यानी कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम लोग अपर केस फंक्शन का यूज करते हैं। अपर केस का फंक्शन का यूज हम लोग करके इट फोर्सेस द अपर केस लेटर्स, इट फोर्सेस द अपर केस लेटर। ये जो है सारे लेटर को ये फंक्शन अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग जो भी लेटर हम लोग यूज करते हैं उस सारे लेटर को अपर केस में यूज करने के लिए इसका यूज होता है। अब इसमें एक और फंक्शन आता है, उसको कहते हैं नाउ अपर एंड नो अपर केस। एक फंक्शन आता है जो कि नो अपर केसेस होता है, वो जो है सारे फंक्शन को चेंज कर देता है स्मॉल केस में। नो अपर केस फंक्शन यूज करके हम लोग जो है इट फोर्सेस द स्मॉल केसेस लेटर, इट फोर्सेस द ये जो है सारा लेटर, जितना भी लेटर हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं उस सारे लेटर को स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देता है वो अगर हम लोग नो अपर केस फंक्शन का यूज करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उस बात को हमसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मांडवी क्लासेस मुंगेर। आज माय सेल्फ कुमार किशन चंद्र। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आपसे मिले हैं। ये वीडियो
रोम के बाद हम रीड ओनली मेमोरी के बाद हम कोई वीडियो नहीं बनाए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये वीडियो हम नहीं डाल पा आगे आप लोग को ले गए थे। फिर से आज से हम लोग शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के बाद का टॉपिक हम लोग का है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। पहले देखिए क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम लोग पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फर्स्टली। और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे ऑफलाइन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इन्हीं दो टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या होता है, यानी मीन्स क्या होता है, ये सारे बातों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसका क्या कौन कौन सा टाइप है या कितने टाइप्स के होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इन सारे बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे या चर्चा करेंगे इन सारे बातों पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। Secondary storage device, it is also said that secondary memory. It is also said that secondary memory it is a non-volatile memory. It is a non-volatile memory. The storage data can be saved in the data can permanently save in secondary memory. All the data and information, all the proceed data and information can be saved permanently in the secondary storage, in the secondary memory. It is said as secondary because it is said that secondary because it is called this memory, because this memory is second memory of the computer system, because this memory is the second memory of the computer system, second or alternate memory.
द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, ये हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में हम लोग समझे इसको क्या करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो सेड दैट सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी को ही हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और सेकेंड मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हुआ। जैसे प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी हुआ क्योंकि उसमें जो भी डाटा सेव होता है वो कुछ समय के लिए डाटा सेव होता है प्राइमरी मेमोरी में, इसीलिए उसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसमें जो भी डाटा सेव होता है वो परमानेंटली डाटा सेव होता है, यानी कुछ समय के लिए नहीं सेव होता है, परमानेंट। जब तक कंप्यूटर रहेगा, यानी जब तक कंप्यूटर करप्ट, यानी कहने का मतलब जब तक कंप्यूटर खराब नहीं हो जाता है तब तक इसमें वो डाटा सेव रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा परमानेंटली सेव होता है। ये हो गया। और ऑल दी प्रोसेस डाटा, जितना भी प्रोसेस डाटा है, जितना भी डाटा का काम हो, जो भी डाटा हम लोग इनपुट दिए हैं कंप्यूटर को, प्रोसेस डाटा का हम अर्थ समझाने। प्रोसेस डाटा हम जो लिखे प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ये प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन हुआ, जो भी हम लोग डाटा प्रोसेस हो गया है, जो भी इनपुट के थ्रू जो भी डाटा हम लोग कंप्यूटर को दिए हैं वो प्रोसेस हो गया। प्रोसेसर के मदद से हमारे सीपीयू के मदद से वो डाटा प्रोसेस हो गया, यानी वो डाटा का काम खत्म हो गया, वो डाटा को आउटपुट हो गया। यानी प्रोसेस डाटा मतलब आउटपुट डाटा। ठीक, आउटपुट डाटा या इंफॉर्मेशन को ये परमानेंटली सेव कर देता है, यानी जब जो भी डाटा हम लोग को आउटपुट मिलता है तब उसको हम लोग को सेव करना होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सेव करते हैं। सेव कैसे करते हैं, तो Ctrl+S दाबते हैं, उसके बाद क्या करता है, सेव का विंडो खुलता है, उसमें हम फाइल का नेम लिखते हैं और सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं तो वो सेव हो जाता है। जैसे ही वो डाटा सेव होता है तो वो डाटा सेव होने के बाद आपका चला जाता है सीधे हार्ड डिस्क में, यानी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में वो डाटा आपका चला जाता है और सेकेंडरी मेमोरी में वो डाटा चला जाता है। यानी वो जो डाटा प्रोसेस हो गया, यानी जिसका काम हो चुका है, जिस डाटा पे काम हो चुका है उसी डाटा को हम लोग प्रोसेस डाटा बोलेंगे। ठीक है, सेव परमानेंटली, वो हमेशा के लिए परमानेंट मतलब हमेशा के लिए वो सेव होता है। इन दिस सेकेंडरी मेमोरी it is said that secondary memory, secondary because इसको हम लोग सेकेंडरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है दूसरा मेमोरी है, कंप्यूटर का दूसरे टाइप का मेमोरी है, इसीलिए इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मतलब सेकेंड टाइप होता है, इसीलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइप होता है, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और एक बात हुआ, प्राइमरी मतलब फर्स्ट मेमोरी, जो कंप्यूटर का फर्स्ट मेमोरी होता है उसी चीज को हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और जो कंप्यूटर का सेकेंड मेमोरी होता है उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। एक बात तो ये हो गया, इस कारण से इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और दूसरी बात ये हो गई, इस मेमोरी में जो है सेकेंडरी मेमोरी में जो है तो आपके जो मदरबोर्ड होता है, सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के बारे में भी हम पढ़ाएंगे, बट नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो एक अभी मदरबोर्ड होता है सीपीयू में, उस मदरबोर्ड के बाहर ये मेमोरी रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी उस मदरबोर्ड के बाहर में रहता है बिल्ड, इसीलिए उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी जो आपका रैम और रोम है मदरबोर्ड के अंदर बिल्ड रहता है, इसीलिए उसको फर्स्ट मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये इंट्रोडक्शन ऑफ दी वे हो गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या क्या है टाइप।
एक मिनट, हम लोग टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के जाने से पहले, उसके वहां जाने से पहले हम एक बात और आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी को आजकल ऑफलाइन स्टोरेज मेमोरी भी बोला जाता है। ऑफलाइन स्टोरेज मेमोरी भी या ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है। ये हो गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ही ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस भी आजकल बोला जा सकता है। ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है? ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। ऑफलाइन स्टोरेज कौन सा और क्या क्या? ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस आर दोज, इट इज ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस आर दोज डिवाइस, ऑफलाइन स्टोरेज device are those device offline storage devices are those device on which data is recorded, on which data is recorded and physically removed or disconnected from the computer, moved or disconnected from the computer। ठीक, देखिए ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का सेकंड पार्ट होता है ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? ऑफलाइन स्टोरेज ये वैसा डिवाइस होता है जिसमें डाटा को दिया जाता है, क्या लिखा है? डाटा रिकॉर्डेड, जिसमें रिकॉर्डेड डाटा को दिया जाता है। रिकॉर्डेड डाटा कहने का मतलब जो डाटा कंप्यूटर में सेव हो गया है। रिकॉर्डेड कहने का मतलब ये हुआ जो डाटा आपका कंप्यूटर के अंदर सेव हो गया है, उसी डाटा को कट कॉपी पेस्ट करके हम लोग एक अदर स्टोरेज डिवाइस में डालते हैं। यानी उस डिवाइस का कंप्यूटर से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, वैसे डिवाइस को हम लोग ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, वैसे डिवाइस जो कि फिजिकली रिमूव्ड हो जाता है कंप्यूटर से और डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिजिकली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट जो डिवाइस कंप्यूटर से होता है, बाहरी डिवाइस, उसी को हम लोग ऑफलाइन डिवाइस यानी जो एक्सटर्नल डिवाइस कहते हैं, उस एक्सटर्नल डिवाइस को ही ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नली डिवाइस यानी एक्सटर्नल डिवाइस को ही हम लोग ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस करते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आएगा ये एक्सटर्नल डिवाइस क्या होता है? तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल डिवाइस किसको होता है। एक्सटर्नल डिवाइस जैसे आपका पहला हुआ पेन ड्राइव, एज फॉर एग्जाम्पल ले देते हैं पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एटसेट्रा। इन सारे डिवाइस को हम लोग जो है
एक्सटर्नल डिवाइस कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में वही डाटा हम लोग कंप्यूटर से लेते हैं जो डाटा कंप्यूटर में पहले से सेव रहता है। उस डाटा को हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं पेन ड्राइव को, फिर उस डाटा को कट करते हैं या कॉपी करते हैं, उसको फिर पेन ड्राइव में पेस्ट करके वो डाटा को फिर पेन ड्राइव को कंप्यूटर से निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका फिर जब उस डाटा को हम लोग को जरूरत पड़ता है तो फिर पेन ड्राइव लगा के उस डाटा का हम लोग यूज कर लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, इस एक्सटर्नल इस डिवाइस का इसलिए यूज पड़ा क्योंकि हम लोग के कंप्यूटर में मेमोरी कम रहता है और इसका एक लिमिटेशन मेमोरी होने लगा, तो हम लोग का प्रोसेस ज़्यादा होने लगा। जब प्रोसेस ज़्यादा होने लगा तो अगर कंप्यूटर में कोई भी डाटा रहेगा तो कंप्यूटर में तो स्पेस जरूर छेकेगा। वो डाटा कुछ उतना इम्पोर्टेंट डाटा नहीं, लेकिन स्पेस छेकेगा। तो इसलिए पेन ड्राइव का वो डाटा का जब यूज पड़े तब इसका यूज करें, फिर से उसको निकाल के बाहर रख ले डाटा। और एक बात और दूसरी बात हुई, अगर हम लोग कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम कोई प्रेजेंटेशन बनाए हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उस प्रेजेंटेशन या उसको हम लोग पूरा लैपटॉप या पूरा कंप्यूटर सिस्टम से धो के ऑफिस नहीं ले जाएंगे, तो या धो के ऑफिस से तो घर नहीं ले आएंगे, तो उसी प्रेजेंटेशन या उसी मतलब डाटा को हम लोग पेन ड्राइव में कैरी करते हैं और पेन ड्राइव को ले जाके वहाँ लगा देते हैं। फिर से वही डाटा सेम टू सेम जो डाटा हम लोग घर पे क्रिएट करते हैं वो वहाँ प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने में हम लोग को मदद मिलती है, इसीलिए पेन ड्राइव आया। और इसी पेन ड्राइव को ही हम लोग ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। अब बोलिएगा आप लोग इसको ऑफलाइन क्यों बोलते हैं? ठीक है, चलिए इस बात का आंसर। ऑफलाइन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो भी डाटा हम लोग करते हैं वो ऑफलाइन करते हैं, यानी ऑनलाइन। जब कंप्यूटर खुलता है, जब कंप्यूटर पर काम होता है, जब कंप्यूटर होता है, ऑन होते के साथ जब कंप्यूटर पे काम होता है उस समय कुछ देर के लिए उसको ऑनलाइन कहा जा सकता है, ऑनलाइन कहा जा सकता है। और इस डाटा को ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस का कंप्यूटर से तो डाटा हम ले लेते हैं और इस डाटा को हम कहीं भी रख के यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का कितना टाइप्स है और क्या क्या टाइप है इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। चलिए फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। इसका फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप सबसे पहला आता है इसका फ्लॉपी डिस्क। सेकेंड टाइप इसका आता है हार्ड डिस्क। थर्ड टाइप इसका आता है सीडी रोम। और फोर्थ टाइप इसका आता है डीवीडी। ठीक है, इसी चार टाइप का आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इन्हीं चार टाइप में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को बांटा गया है और यही चार टाइप होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। चलिए एक एक टाइप को हम लोग आज डिस्कस करते हैं, एक एक करके एक एक टाइप को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्लॉपी डिस्क किसको कहते हैं। It is a data storage device. It is a data storage device. It
is a data storage device that consists of a thin magnetic storage medium that consists a thin storage data medium. Thin storage data medium encased in a square plastic medium encased with square plastic medium फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहले ये जो फ्लॉपी डिस्क है encased in a square plastic cell। ये जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क पहले के जमाने में यूज होता था। आज के जमाने में फ्लॉपी डिस्क का यूज नहीं होता है। 1990, 95, 96 यानी टिल 2000 तक, ईयर 2000 तक फ्लॉपी डिस्क का यूज हुआ है और 2000 के बाद फ्लॉपी डिस्क का यूज नहीं हुआ है। इट इज यूज्ड फ्रॉम 1972 2000। ठीक है, ये 1970 से 2000 के बीच इसका यूज हुआ है। उसके बाद से फ्लॉपी डिस्क का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो है एक होता था आपका बिल्कुल प्लास्टिक का होता था, उसमें थिन मीडियम था, मैग्नेटिक थिन मीडियम के साथ प्लास्टिक का स्क्वायर चौकोर तरह का होता था फ्लॉपी डिस्क में जो भी डाटा होता था वो डाटा सेव होता था कंप्यूटर से फ्लॉपी डिस्क में। बट इसका जो है ये क्यों नहीं यूज अब होता है, क्योंकि अब डाटा बहुत हो गया है और इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम था। फ्लॉपी डिस्क का जो भी स्टोरेज कैपेसिटी था वो एमबी में ही हो सकता था, एमबी से ज्यादा इसका स्टोरेज कैपेसिटी नहीं था, इसीलिए फ्लॉपी डिस्क को हटा के सीडी ड्राइव को लाया गया था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क उसी ढंग का होता है, सीडी ड्राइव के ही ढंग का होता है, बट सीडी ड्राइव फुल्ली सीडी ड्राइव हम लोग फ्लॉपी डिस्क को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, फंक्शनलिटी दोनों का सेम होता है, पर फ्लॉपी डिस्क का फंक्शनलिटी कुछ अलग होता है, लेकिन लगभग दोनों का सेम होता है फ्लॉपी डिस्क और इसका। और फ्लॉपी डिस्क का हम लोग यूज बहुत कम करते थे और उस समय के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा डिवाइस था, स्टोरेज डिवाइस में था। बट आज के समय से ये बहुत पुराना स्टोरेज डिवाइस है और इसका यूज बहुत कम होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड पर, हार्ड डिस्क। It is a part of computer that store all the program and files in the computer system.
It is the most important secondary memory. This is the most important secondary memory. If a hard disk drive and hard disk is damaged, then all the data and information are deleted. ठीक है, हार्ड डिस्क किसको कहते हैं? हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हार्ड डिस्क से ही आप सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर में होता है वो हार्ड डिस्क को ही हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर में। और क्योंकि हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद हार्ड डिस्क का इट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसमें कंप्यूटर का सारा डाटा और सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का स्टोर रहता है इसी हार्ड डिस्क में। हम लोग जो कंप्यूटर में जो भी डाटा को सेव करते हैं या सेव एज करते हैं, जो भी डाटा कंप्यूटर सिस्टम में, वो डाटा आपका जो है हार्ड डिस्क के ही अंदर आता है, उसके बाद वो सेव होता है परमानेंटली। इस ऐसा कहा जाता है कि अगर हार्ड डिस्क डैमेज हो या करप्ट हो, किसी भी कारण से अगर हार्ड डिस्क डैमेज हो जाए या करप्ट हो जाए, करप्ट मतलब खराब होना, ठीक है, करप्ट हो जाए या डैमेज मतलब टूट जाना, करप्ट हो जाए या डैमेज यानी टूट जाए कोई किसी भी कारण से हार्ड डिस्क, तो कंप्यूटर में जितना भी डाटा है और जितना भी इंफॉर्मेशन है, सारा डाटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का खत्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हार्ड डिस्क को कहा जाता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड सेकेंडरी एंड इट इज इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस और पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसीलिए हार्ड डिस्क को बोला जाता है। जो भी डाटा आप लोग कंप्यूटर में सेव करते हैं वो सारा डाटा आपका जितना भी डाटा है या इंफॉर्मेशन है, वो सारा डाटा या इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क में ही जाके आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव होता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सीडी ड्राइव पर, सीडी रोम पर। अब हम लोग आते हैं सीडी रोम ड्राइव पर यानी सीडी पर। सीडी के इट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, it is called a compact, it is abbreviated as it is called as a compact disc, it is called a compact disc, it is called a compact disc। सीडी का फुल फॉर्म हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क, सी मतलब कॉम्पैक्ट, डी मतलब डिस्क, ये कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाता है। इट इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क दैट यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी फॉर रीड एंड राइट, इट इज ए टाइप ऑफ
It is a type of optical disc It is a type of optical disc that uses the laser technology for read and write the data. A single CD can store a much amount of data. सीडी को हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। सीडी का मतलब हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है। ऑप्टिकल मतलब शीशा का, ठीक है, कांच का, कांच के तरह ही का एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है जिसमें कि सीडी जो भी डाटा को रीड करता है या राइट करता है, रीड मतलब पढ़ना और राइट मतलब डाटा को इसमें देना, डाटा को इसमें देना या डाटा को पढ़ना को रीड एंड राइट। जो भी डाटा को रीड एंड राइट करता है वो लेजर लाइट के अनुसार, लेजर लाइट टेक्नोलॉजी के अनुरूप ये करता है, ठीक है। जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में या आपके लैपटॉप में सीडी रहेगा तो उसमें एक लेजर लेंस भी रहता है जो कि वो सीडी को पढ़ता है और सीडी डिस्क ड्राइव को राइट करता है। रीड एंड राइट का प्रोसेस सीडी डिस्क ड्राइव होता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में आता है सीडी का, ठीक है। इसमें जो है ये फ्लॉपी डिस्क का सेकंड है। फ्लॉपी डिस्क ज्यादा नहीं सक्सेस हो पाया था इसलिए सीडी को निकाला गया, ठीक है। एक सीडी में हम लोग मच मोर डाटा को स्टोर कर सकते हैं और फिर बाद में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं उस डाटा को, ठीक है। और इसमें जो है जब भी हम लोग इसमें डाटा को डालते हैं यानी सीडी में जो भी डाटा डालता है उस प्रोसेस को हम लोग बर्निंग ऑफ दी सीडी करते हैं। यानी डाटा को जब डालते हैं सीडी के अंदर, कोई भी डाटा को जब हम कंप्यूटर की मदद या लैपटॉप की मदद से सीडी में डालते हैं तब उस प्रोसेस को हम लोग बर्निंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और सीडी में आप लोग सीडी देखे होंगे मार्केट में, गोल सा सीडी होता है, उसका कचकरहा का या कांच का या कचकरहा का सीडी होता है, ठीक है। तो वो गोल टाइप का होता है। इसमें जो भी डाटा रहता है वो बर्निंग जो भी डाटा इसमें डालते हैं उस प्रोसेस को तो बर्निंग प्रोसेस कहते हैं, ये हम बतला दिए हैं। अब सीडी में कैसा डाटा रहता है? सीडी में एक्चुअली आजकल फिल्म आने लगी है, सॉन्ग्स आने लगे हैं। जितना भी आजकल मार्केट में सॉन्ग्स, अगर मार्केट से अगर सॉन्ग्स लेने जाइए तो उसका सीडी आपको थमा देगा। या कोई भी आप सॉन्ग का सीडी लीजिए, गाना का सीडी लीजिए, उसके बाद एक बात और, आप जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कॉम्पैक्ट डिस्क में ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, यानी सीडी के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। क्योंकि सीडी बहुत उसका अमाउंट जो है वो जीबी में होता है, गीगाबाइट में होता है इसका अमाउंट, इसीलिए इसमें आता था ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम 3 जीबी या 3.5 जीबी का होता था, इसीलिए फ्लॉपी डिस्क में नहीं आपके सीडी में ही आता था, ठीक है, आता है अभी भी। तो इसी को हम लोग सीडी कहते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं।
आज के क्लास के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया चीज लेकर, नया टॉपिक लेकर, ठीक है। तब अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तब इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और बार बार अगर आप इसका अपडेट चाहते हैं कौन वीडियो हम डालें बार बार, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तब ठीक है, अगर ये वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए स्टे सेफ।